हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे द रैप ऑफ द लॉग के एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपके पेपर 1 में कोई भी एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उसमें सारे के सारे 20 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें पेपर 2 में आपका 30 मार्क का क्वेश्चन रहता है एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का पूछा जाता है और 70 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर रहता है। अब चलिए देखिए, इसमें एक और बात है कि इसको मैंने पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग लॉन्ग पोएम में आपका 2 पोएम है, द ईव ऑफ सेंट एग्निस और द रैप ऑफ द लॉग। इसमें से द ईव ऑफ सेंट एग्निस का मैंने सारे के सारे एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट क्या रहेगा ये मैं बता चुका हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप नहीं देखे तो वो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजेडी का जो भी पोएम वगैरह है उसका कैसे लिखा जा सकता है एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट में, तो उसका भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें बचा हुआ है द रैप ऑफ द लॉग। इस वीडियो के साथ आपका पेपर 2 का पूरी तरीके से सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अब पेपर 2 का कोई भी वीडियो नहीं आएगा। बस एक हो सकता है, तो एक होगा कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन का फॉर्मेट क्या रहेगा उसको वो बस करवाना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका पेपर 1 में बस ग्रुप ए बचा हुआ है, जिसको मैं करवा दूंगा, क्योंकि जब कोई चीज़ शुरू करते तो उसको ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर रहता है, इसलिए मैं उसमें हाथ नहीं लगा रहा था। तो इसके साथ साथ ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कल सुबह तक आएगी, तो 11-12 बजे तक ये वीडियो आ जाएगी कल सुबह। तो ठीक है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से, और इसी तरीके से आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए आपको इस एक्सप्लेनेशन की फॉर्मेट के बारे में बता दूं। तो द रैप ऑफ द लॉग किसके द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर पोप द्वारा। और इसका फॉर्मेट आपको लिखने का यही रखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, दीज लाइन्स, जो लाइन्स दिया रहेगा 4 लाइन्स की लाइन है, वहाँ पे 4 लाइन्स दिया रहेगा, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द रैप ऑफ द लॉग। ये जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिया गया है? द रैप ऑफ द लॉग से। एंड अ मॉक एपिक पोएम इन द हीरोइक कपलेट। और ये क्या है? एक मॉक एपिक पोएम है। मॉक एपिक पोएम ऐसा जिसे बहुत ही ग्रैंड तरीके से लिखा जाता है उसको मॉक एपिक पोएम बोलते हैं। एपिक का मतलब महाकाव्य होता है। इन द हीरोइक कपलेट, और हीरोइक कपलेट का मतलब होता है कपलेट फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, मतलब 2 लाइन की स्टेंजा होगी, जिसमें आपका जो होगा 1 लाइन होगा वो आयम्बिक पेंटामीटर में होगा। ठीक है, जिसको मैं इससे पहले कई बार कवर कर चुका हूँ। अब देखिए, विच इज़ कम्पोज्ड बाय अ वेरी फेमस एंड टैलेंटेड पोएम, जो कि जिससे कंपोज किया गया है किसके द्वारा? एक बहुत ही फेमस और टैलेंटेड पोएट थे। वो कौन थे? और वो एक साथ साथ ट्रांसलेटर भी थे। एंड द ट्रांसलेटर ऑफ न्यू क्लासिकल एज। अब देखिए, यहाँ पे न्यू क्लासिकल एज है, इससे पहले मैंने ही बताया। तो न्यू क्लासिकल एज किस एज को कहा जाता है? तो देखिए, न्यू क्लासिकल एज है 1660 से लेके 1798 तक की एज को न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है। याद रखिएगा, 1660 से 1798 की एज को न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है। इसके अंदर 3 एज आते हैं। पहला आता है रेस्टोरेशन एज, जो कि 1660 से 1700 के बीच में आता है। दूसरा आता है ऑगस्टन एज, जो कि 1700 से लेकर 1750 तक की एज को कहा जाता है। और लास्ट में है एज ऑफ जॉनसन, जिसमें मतलब एज ऑफ जॉनसन इसे इसलिए नाम रखा गया कि जॉनसन उस टाइम के बहुत ही फेमस रहे थे, तो इसलिए उसे एज ऑफ जॉनसन बोला जाता है। तो उसका एज रहा था 1750 से 1798। तो याद रखिएगा, इस बात को मैंने बोल दिया, लिखा नहीं था, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या पता आपका न्यू क्लासिकल एज आ जाए। अगर आपको कुछ याद नहीं रहा, न्यू क्लासिकल एज के बारे में पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, तो इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। तो ये जो अलेक्जेंडर पोप थे, ये न्यू क्लासिकल एज के अंदर ऑगस्टन एज में आते थे। ठीक है, अब इसे क्या बोला जा रहा है? कंसीडर द फॉर, क्या बोला जा रहा है? कंसीडर द फॉरमोस्ट इंग्लिश पोएट। और इसके क्या बहुत ही अच्छा फेमस इंग्लिश पोएट बोला जाता है। फॉरमोस्ट इंग्लिश पोएट बोला जाता है कहाँ का? 18th सेंचुरी का। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंड द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, और इसे मास्टर कहा जाता है हीरोइक कपलेट लिखने में इसको महारत हासिल थी। तो इतना आप इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस, उसमें आप लिखिएगा। अब कंटेक्स्ट में इसके बारे में थोड़ा सा इन दिस लाइन द पोएट टेल्स अस दैट, मतलब वहाँ पे जो यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद इन दिस लाइन द पोएट टेल्स अस दैट, इस पोएम के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से पोएट कहना चाहते हैं कि, और उतना लिखने के बाद क्या करिएगा आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, अगर आपको मालूम होगा, आप कहीं से पढ़े होंगे तो उसको एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। और नहीं मालूम होगा तो आपको मैं लॉन्ग आंसर करवाया हूँ, उसमें समरी वगैरह मैं अच्छे से करवाया हूँ ना, तो उसको उसमें समरी लिख दीजिएगा। देखिए, ये लिटरेचर है, लिटरेचर में नंबर नहीं कटता है। ठीक है, समरी लिखने से। लेकिन समरी अगर राइट वे में लिखते हैं तब नहीं नंबर कटेगा। अगर विदाउट दिमाग लगाए अगर लिखते हैं तो नंबर कट जाएगा। तो आपको ऊपर में जो कंटेक्स्ट दिया रहेगा उसमें कुछ ऐसा कीवर्ड रहेगा, जैसे एरियल वर्ड रहेगा, या कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसके माध्यम से आपको ये पकड़ना है कि ये कहाँ का वर्ड है और ये कहाँ मतलब इसका यूज़ हुआ है। तो
तो जहाँ पे एरियल होगा, यहाँ पे क्रिस्पिसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा की पॉइंट ज़रूर मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। तो उसी बारे में आपको क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट में सेम टू सेम एज इट इज़ उतार देना है आपको। उसके बाद इन दिस लाइन द पोएट टेल्स अस दैट, इतना लिखिए। उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है। और याद रखिएगा मिनिमम, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है, MINIMUM, ठीक है। मिनिमम में 1700 से 80 वर्ड में आपको इसको आंसर देना है एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तीसरा पार्ट आता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आपको कम से कम 17 से 80 वर्ड में देना है, और ज़्यादा देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ड तक दीजिएगा, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपका लॉन्ग आंसर नहीं है जिसमें आप भरते जाएंगे, समरी भरते जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 1700 से 80, 17 से लेके 70 से लेके 80 तक के आपके एक्सप्लेनेशन के वर्ड रहेंगे। अब ये देखिए वहाँ पे कंटेक्स्ट जो दिया रहेगा 4 लाइन, उसमें आपको कीवर्ड पकड़ना है, उसी से रिलेटेड आपको समरी लिखनी है वहाँ पे उसके बारे में, ठीक है, रिलेटेड टू द कंटेक्स्ट। उसमें कोई भी फालतू चीज़ नहीं लिखना है, कोई भी फालतू की बातें वहाँ पे नहीं करनी है। जो लगे अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आपको समरी में से उठा के कुछ अच्छे से लिख देना है बीच में। अब उसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल नोट को जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि क्रिटिकल नोट का एक्सप्लेनेशन का काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा बनाता है। और ये इम्पैक्ट पर एग्जामिनर का बहुत ही अच्छा इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये यूनिक चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिखते हैं, जनरली कोई भी नहीं लिखता है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर लिख के आइएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये भी जो भी पर्सन है ये अच्छे से पढ़ के आएगा, तभी इसके बारे में अच्छे से पता है। तो द रैप ऑफ द लॉक एज अ मोक एपिक एंड मोक हीरोइक पोएम है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, मोक हीरोइक है। अब हीरोइक का क्या होता है, मोक हीरोइक का मतलब ये होता है मेरे भाई कि देखो मोक कह रहता है कि जिसको हास्य व्यंग की तरह से, हीरोइक का मतलब जो उसमें मैन कैरेक्टर है ना, उस पर मजाक उड़ाया जाता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें, तुच्छ सी बातें मजाक उड़ाई जाती है, तो उसके बोलते हैं मोक हीरोइक। मतलब उसका जो हीरो, मतलब उसका प्रोटोगनिस्ट का ही मजाक हाथ से बना दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मोक हीरोइक, ठीक है। मोक एपिक के बारे में बता चुका हूँ। अब ऑल स्ट्रेंजर, इसमें के सारे हीरोइक कपलेट में लिखे हुए हैं। तो कपलेट का क्या होता है राइमिंग स्कीम बाबू, तो A A B B, ठीक है। राइमिंग स्कीम का मतलब ये है कि लास्ट साउंड जो रहता है ना किसी भी लाइन का, तो उसे अगर सेम साउंड से अगर एंड करता है तो उसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम इस पोएम का क्या होगा, AABBCCDD, ऐसे हीरोइक कपलेट का ऐसा ही होता है। अब इसका लैंग्वेज ये तो आपको सेम टू सेम, इसको पहले बारे में बताया ही था कि आपको सेम टू सेम उतार देनी है कि द लैंग्वेज इज ईजी एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। और इससे आपका 7.5 मार्क्स में से 6 मार्क्स तो कोई नहीं ले जा रहा, 6 मार्क्स कम से कम आ ही जाएगा। तो इस फॉर्मेट से अच्छे से लिखते हैं तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा, भरोसा रखिए, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा आप लोग का, ठीक है। मिलते हैं आप ग्रुप ए के साथ। अगर ग्रुप ए का होगा तो ग्रुप ए का आज ही करवा दूंगा, मतलब कल मैं करवा दूंगा, आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मतलब कल ये वीडियो आएगी, तो कल करवाने की कोशिश करूंगा। देखिए एक बात है कि जो भी वीडियो रिकॉर्ड होती है वो 3G मोबाइल से होती है, और सारे के सारे अपलोड भी 3G मोबाइल से होती है। और उससे अपलोड करने में, जैसा कि आप लोग का लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आज ही, मतलब आज जैसा आज के संडे को ही रिकॉर्ड कर दिया गया, जो कि मैंने 5 बजे शाम में ही रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अभी तक उसका अपलोडिंग नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये है कि 3G मोबाइल है और इसे अपलोड होने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, और ऊपर से मोबाइल भी ख़राब है, बार बार बंद हो जाता है अपने आप। तो इसको ठीक कराने का भी कोई मतलब नहीं है, बहुत बार ठीक कराए ठीक ही नहीं होता है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है। पार्ट 2 में आपको लोग की दिक्कत कुछ भी नहीं होगा, पार्ट 2 में कुछ नया, कोई ना कोई अच्छा मोबाइल आ जाएगा, तो उसके बाद आपका दिक्कत नहीं होगा। तो यही की वजह से आपका टाइम जो रहता है उसी के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं आ पाता, यही दिक्कत रहती है, ठीक है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत है। थोड़ी देर धीरे धीरे सारे कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, आपका टाइम से वीडियो पार्ट 2 में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे पार्ट 1 का जैसे ही कोर्स ख़त्म होगा, पार्ट 2 का जब लॉन्च होगा ना, तो उसमें बहुत ही अच्छे से आएगा। तो आप लोग सपोर्ट वपोर्ट कीजिएगा अच्छे से चैनल को, जितना आपको सब्सक्राइब करना कर लीजिए आप लोग, और इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे दूसरों लोगों की हेल्प हो जाए। और कोई भी अगर PDF आप लोग को चाहिए होगा तो आप हमको बस मैसेज कर दीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। हम आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आपके ज़रूरत की चीज़ें होगी, ठीक है। तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।